नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन ने हिप्पोक्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं 2 नंबर हम, वो क्रैचमर कह सकते हो इसे, या क्रैचमर भी कई विद्वान इसे बोलते हैं। क्रैचमर का वर्गीकरण। ठीक है, ये जो विद्वान है, ये व्यक्तित्व को शारीरिक जो गठन होता है ना, शारीरिक ऊपर की रूपरेखा, कि जैसे कई व्यक्ति कहते हैं बड़े होते हैं, है ना, मोटे, पतले, तो इस तरह से इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पे क्या किया है, वर्गीकरण किया। कब किया? 1925 में। तो पहला प्रश्न आ सकता है आपका कि क्रैचमर ने किस आधार पे वर्गीकरण किया, तो आप लिखेंगे 1925 में शारीरिक गठन के आधार पर वर्गीकरण किया। किस आधार पे किया है? शारीरिक गठन के आधार पर इन्होंने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया है, इन्होंने पहला वर्गीकरण दिया पिकनिक। क्या नाम दिया है? पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप। आप ये मत सोचिएगा कि स्पेलिंग गलत लिख दी, नहीं, ऐसी ही लिखी गई है। पिकनिक टाइप को अपन बोल सकते हैं स्थूलकाय। स्थूलकाय यानी स्थूलकार होता है बड़ा, यानी ऐसा व्यक्ति जो देखने में क्या हो, मोटा होगा। तो ऐसे व्यक्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, पिकनिक श्रेणी का व्यक्ति होगा, एक तो खाने पीने का शौकीन होगा, नाट्य कद का होगा, है ना, हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, मिलनसार होगा। तो ये इसकी क्या होगी, विशेषता। तो आप लिखेंगे इसके आगे कि पिकनिक श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो कैसा होगा। तो आप लिखेंगे इस वर्ग का व्यक्ति नाट्य कद, यानी छोटे कद का होगा, क्योंकि वो बड़ा मोटा है ना, तो इसलिए। और क्या होगा? मिलनसार होगा, सबसे हंसकर मिलेगा। खाने पीने का शौकीन होगा, खाने पीने का शौकीन। वह हंसमुख प्रवृत्ति, ठीक है, वह हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, हंसमुख प्रवृत्ति। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो, पिकनिक पे कौन जाता है? पिकनिक पे हमेशा हंसी खुशी होती है। पिकनिक पे जाते हैं तो चीजें खाने को मिलती है ना, वहाँ नई नई चीजें बनती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं वो क्या नाट्य कद के होंगे, मिलनसार होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे और हंसमुख प्रवृत्ति के होंगे। तो ये पहला वर्गीकरण है, पिकनिक टाइप। 2 नंबर की बात करें तो इसे 2 नंबर में इन्होंने जो नाम दिया हुआ है एथलेटिक्स। क्या नाम दिया है? एथलेटिक्स टाइप, या इसे हिंदी में कहें तो सुडोलकाय। जैसा कि नाम से दिख रहा होगा, ये सुडोलकाय है। आपने एथलेटिक यानी खिलाड़ियों को देखा होगा, वो एथलेटिक होते हैं। खिलाड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? खिलाड़ी हमेशा शरीर के क्या होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, शरीर के क्या होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति जो आपको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल शरीर का बिल्कुल संतुलन क्या होगा, बढ़िया होगा। तो आप लिखेंगे इसमें इस वर्ग का व्यक्ति शारीरिक रूप से सुडौल, बिल्कुल फिट बॉडी का होगा, शारीरिक रूप से सुडौल, बलवान व परिस्थितियों के साथ सामंजस्य
परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की क्षमता रखेगा, करने की पर्याप्त क्षमता रखता है, पर्याप्त क्षमता रखता है। तो ये ध्यान रखना, खिलाड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो एथलेटिक्स में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम एथलेटिक्स तो जानते हैं, खिलाड़ियों को बोलते हैं, तो उनका शरीर बड़ा फिट होता है। तो ये हो गए दो वर्गीकरण। तीसरे की बात करें, तीसरा जो वर्गीकरण है वो है एस्थेनिक। कौन सा? एस्थेनिक, SHENIC टाइप, एस्थेनिक बोलते हैं। और एस्थेनिक टाइप का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे होते हैं, शरीर में कैसे होते हैं, लंबे। तो आप इसे लंबकाय बोल सकते हैं कि इनकी लंबी काया होती है, लंबकाय। जो व्यक्ति लंबा होगा तो आप खुद बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, बिल्कुल शरीर से दुबला पतला होगा, है ना। शरीर से कैसा होगा, लंबा होगा तो शरीर से दुबला पतला दिखाई देगा। तो आप इसमें ये लिखेंगे, ये शरीर से, आप देखेंगे ये व्यक्ति शरीर से दुबले पतले, शरीर से दुबले पतले, दुबले पतले। तो ध्यान रखना, एस्थेनिक, थेनिक के अंदर थक आ रहा है, थका हुआ व्यक्ति कैसा होता है, हम कहते हैं ना थकेडो है, अर्थात थका हुआ व्यक्ति कैसा होगा, बिल्कुल दुबला पतला होगा। और क्या होगा, कद में लंबा होगा, ठीक है जी। स्वभाव में क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा, स्वभाव में क्या होगा, चिड़चिड़ा, क्योंकि वो वैसे तो कुछ कर नहीं सकता, चिड़चिड़ा वैसे कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर से क्या है, बिल्कुल कमजोर है। तो वो फिर स्वभाव से क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है, उससे गुस्सा बहुत आता है। तो स्वभाव से कैसा होता है, चिड़चिड़ा, दुबले पतले, कद लंबा, स्वभाव चिड़चिड़ा। वह दीवा स्वप्न की प्रबलता पाई जाएगी, डे ड्रीमिंग जो है वो उससे ज्यादा, दीवा स्वप्न की प्रबलता पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि वैसे कुछ कर नहीं सकता, तो दिव्य स्वप्न का अर्थ है कि कल्पना में जाकर वो क्या करता है, वो अपने कुछ संतुष्टि के पलों को महसूस करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दिव्य स्वप्न ज्यादा लेता है। वैसे तो वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुर्दा है, बिल्कुल पतला सा है, तो फिर उसमें दिव्य स्वप्न, डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, मैं एक एक लाइन और भूल गया, इसमें आप लिख सकते हैं, एक लाइन भूल गया यहाँ पे एस्थेनिक वाले में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, इनमें सामाजिकता तो अधिक होती है, इनमें एथलेटिक्स जो होते हैं ना, सामाजिकता अधिक, बुद्धि कम होती है, बुद्धि कम होती है। क्योंकि कैसे, क्योंकि एथलेटिक्स श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, सबसे मिलते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो इनमें सामाजिकता तो अधिक है, परंतु बुद्धि जो है वो कम पाई जाती है, ऐसा माना गया है इनके अनुसार। और यहाँ ये जो व्यक्ति होते हैं ना, ये इनमें क्या होती है, इनमें सामाजिकता तो कम होती है, सामाजिकता का अभाव होता है, सामाजिकता का अभाव, परंतु बुद्धि क्या होती है, अधिक होती है, बुद्धि अधिक। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी, आपको पूछेगा, क्योंकि ये व्यक्ति सामाजिकता का अभाव इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और बुद्धि सोचते बहुत ज्यादा है, कैसे, ये लंबकाय शरीर वाले। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है डाइप्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक टाइप, हिंदी में कहें तो मिश्रित श्रेणी। और उपयुक्त तीनों जो हमने लिखी हैं, उपयुक्त तीनों श्रेणियों का मिला जुला रूप होता है, उपरोक्त तीनों श्रेणियों का, तीनों श्रेणियों का मिला जुला रूप होता है, मिला जुला रूप होता है। यानी ऐसा व्यक्ति ये सर्वश्रेष्ठ होता है वैसे देखे तो, क्योंकि हंसमुख भी होगा, मिलनसार भी होगा, शरीर भी बिल्कुल फिजिकल रूप से बिल्कुल फिट होगा, और सोचने की क्षमता भी ज्यादा होगी इसके पास।
तो ये तीनों श्रेणियों का क्या है, मिला जुला रूप है, तो हम इसे कह सकते हैं ये बेस्ट है। ये क्या होता है, बेस्ट होता है। तो ये था हमारा क्रेस्मर का वर्गीकरण, याद रह जाएगा। चलिए अब इसी जैसा ये बिल्कुल आगे बढ़ा, आगे 3 नंबर पे अपने पास आता है शेल्डन महोदय, शेल्डन का वर्गीकरण, शेल्डन का वर्गीकरण हमने 3 नंबर पे लिया है। अर्थात ये कितना है, इसमें देखो ये 3 जैसा है, तो इन्होंने वर्गीकरण को 3 प्रकार से बांटा। इनकी पुस्तक आई थी 1940 में। इन्होंने बिल्कुल क्रेस्मर का वर्गीकरण तो लिया ही लिया, साथ में इन्होंने अपने पास से भी कुछ लगाया है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे 1940 में इनकी पुस्तक, 1940 में इनकी पुस्तक एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन, ऑफ द मैन में वर्गीकरण किया है इन्होंने। आधार क्या लिया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने जो आधार लिया है वो वही लिया है। एक तो शारीरिक गठन, कौन सा, जैसा क्रेस्मर ने लिया। तभी मैंने कहा था कि क्रेस्मर का वर्गीकरण याद है तो शेल्डन का बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो आप लिखेंगे शारीरिक गठन व गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर क्या कर दिया है, वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। एक चीज तो कॉमन होगी, शारीरिक गठन, और शारीरिक गठन से किसका पढ़ के आए हैं, क्रेस्मर का। तो क्रेस्मर ने 4 दिए थे, परंतु इन्होंने 3 ही दिए हैं। एक डाइप्लास्टिक जो अंतिम है वो नहीं देगा। तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो कौन सा दिया था, पिकनिक श्रेणी। और पिकनिक श्रेणी के आदमी कैसा था, मिलनसार था, खाने पीने का शौकीन था, हंसमुख प्रवृत्ति का था। तो सेम का सेम इन्होंने वैसा ही कहा, परंतु इन्होंने इस गुण को अलग नाम दे दिया। तो इन्होंने जो बताया वो एंडोमॉर्फी पहला बताया इन्होंने, एंडोमॉर्फी। आप लिखेंगे ENDOMARPHY, एंडोमॉर्फी, ठीक है। एंडोमॉर्फी को हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो आप लिख सकते हैं गोलाकार। अब कई बार क्या प्रश्न यहाँ से आते हैं, वो ये पूछता है आपको कि इन्होंने ना 0 से लेके 7 तक की संख्याओं के बीच में वर्गीकरण को बांट दिया था। तो आपको वो ये पूछता है कि जो एंडोमॉर्फी है उसका कोड क्या है। तो आपको कोड कैसे याद रखना है, आपको ऐसे रखना है कोड, आप इसका जो कोड है वो है 711। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, इसको कैसे याद करें। तो कैसे नहीं, गोलाकार का मतलब होता है बिल्कुल मोटा होता है, और मोटा का मतलब 7 कोने उसके एक जैसे होते हैं। तो 7 सबसे पहले आएगा और बाद में 1-1 आएगा। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं 711, ऐसे याद रख सकते हैं। तो पेपर में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो एंडोमॉर्फी होता है उसका व्यक्तित्व का संतुलित कोड क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे 711 है। अब ये कैसा होता है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, आप लिखेंगे क्रेस्मर की पिकनिक श्रेणी के समान, क्रेस्मर की पिकनिक श्रेणी के समान। जो पीछे हम पढ़ के आए बिल्कुल वही विशेषता है, पिकनिक श्रेणी के समान। तो बार बार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, समान। परंतु इन्होंने इस गुण को नाम क्या दिया है, इस स्वभाव को नाम क्या दिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये गुण जो लिखा है ना मैंने, इसे आप स्वभाव भी लिख सकते हैं। तो गुणों के आधार पे किया है, स्वभाव के आधार पे किया है। तो देखो इस स्वभाव को शेल्डन क्या कहते हैं, शेल्डन इस स्वभाव को बिस्रोटोनिया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, बिस्रोटोनिया, बिस्रोटोनिया कहते हैं। तो याद रखना है आपको, 2-3 चीजें उनसे अलग होगी। एक तो पिकनिक श्रेणी के समान बनता है एंडोमॉर्फी, हंसने खेलने वाला, बिल्कुल खाने पीने का शौकीन, मिलनसार, ऐसा व्यक्ति होता है। यही एंडोमॉर्फी की विशेषता है। ये कहता है कि इनका कोड क्या है, 711, 711 है। उसके बाद की बात करें तो ये इस स्वभाव को क्या नाम देते हैं, तो बिस्रोटोनिया कहते हैं। राजस्थानी में कहते हैं कि खा खा के पसर रहे है, पसर रहे को आप ऐसे याद कर लो, बसर रहे है, यानी बिस्रोटोनिया इसका स्वभाव को बोला है। 2 नंबर की बात करेंगे। 2 नंबर में पहला एंडोमॉर्फी, दूसरा
मेसोमॉर्फी की बात करें, मैं से मेसोमॉर्फी और मैं से ही आपको याद रखना है, आगे याद कराऊंगा। मांसपेशियां ऐसे याद करेंगे, और इसे नाम दिया इन्होंने आयताकार। इसका जो कोड है, ये क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या नहीं होते, मोटे नहीं होते, बिल्कुल ठीक ठाक से होते हैं। तो आप एक को पहले ले आओ, 7 को बीच में ले लो, और एक ये इसका क्या है 171 इसका कोड हो जाएगा। यानी शेल्डन मोध्य इसको 171 के कोड में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, तो ऐसे याद रखो। मेसी नाम का एक खिलाड़ी है, याद है ना, मेसी नाम का एक खिलाड़ी फुटबॉल का, वो कैसा है, बिल्कुल हष्टपुष्ट है। तो जो विशेषता किसकी थी, एथलेटिक्स की थी, सेम की सेम विशेषता मेसो की हो जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हैं क्रेसमर के, आप लिखेंगे क्रेसमर के एथलेटिक्स श्रेणी के समान, एथलेटिक्स श्रेणी के समान होता है। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी, अब इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, इसको, इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा है, जो मेसोमॉर्फी वाला स्वभाव है ना, मेसोमॉर्फी, इस स्वभाव को इन्होंने क्या नाम दिया है, सोमेटोटोनिया नाम दिया है। तो आप लिख लेंगे इस स्वभाव को सोमेटोटोनिया, इस स्वभाव को ये सेमेटोटोनिया कहते हैं। याद रखेंगे, सेमेटोटोनिया में ऐसे याद कर लो, समेटता कौन है, जो शरीर से अष्टपुष्ट होता है वही समेटता है। तो देखो समेटना शब्द आ गया, ट्रिक से याद रख सकते हो। समेटता कौन है, एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होते हैं अष्टपुष्ट होते हैं शरीर से, वो क्या कर लेते हैं, समेट देते हैं। तो ऐसे इसको याद रखेंगे। अब तीसरा रिपीट भी करेंगे इसको। तीसरा है ये जो एस्थेनिक श्रेणी तो पीछे थी, पहला था अपना कौन सा, एंडोमॉर्फी, दूसरा मेसोमॉर्फी, और तीसरा एक्टोमॉर्फी। क्या बोलते हैं इसे, एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये कैसा होता है, तो ध्यान रखना, ये लंबाकार होता है इसका। अब देखो ये लंबाकार है, तो वहां पर हमने एस्थेनिक लिया था, वो क्या था, बिल्कुल पतले शरीर का था, दुबले पतले स्वभाव से, चिड़चिड़ा था ना, तो वो का वो है। तो लंबाकार होगा, तो इसका जो कोड है वो आपको याद रखना है 117, क्योंकि मोटा तो है नहीं जो 7 सबसे अंत में लेके जाएंगे। आपको इतना याद रखना है कि मोटे के लिए 7 यूज करना है। 7 सबसे पहले आ गया तो वो कौन सा हो जाएगा, एंडो हो जाएगा, बीच में आ रहा है तो कौन, मेसो हो जाएगा, और अंत में आ रहा है तो एक्टो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके समान है, तो हमने बताया था ये क्रेसमर के एस्थेनिक श्रेणी के समान था, एस्थेनिक श्रेणी के समान। पीछे वाली आपको अगर याद है तो ये आपको बहुत इजी तरीके से याद होगा किस समान होता है। इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस स्वभाव को सेरिब्रोटोनिया कहा है, ये याद रखना है। ओके। और सबसे अगर आपको ये पूछ ले कि शेल्डन का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे संतुलित वर्गीकरण कौन सा होता है, तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं सबसे संतुलित वर्गीकरण कोड, सबसे संतुलित कौन सा होगा, 4 4 4, यानी तीनों ही जहां 4 4 आए तो वो क्या सबसे संतुलित वर्गीकरण है माना जाता है। तो ये था अपना किसका, शेल्डन का वर्गीकरण। तो ये क्रेसमर के वर्गीकरण से क्या खाता है, मेल खाता है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट 5वां, इसे हम बोलेंगे थोरनडाइक का व्यक्तित्व वर्गीकरण। ये कितने नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। थोरनडाइक का व्यक्तित्व वर्गीकरण, ये कितने प्रकार से बताते हैं, ये 3 प्रकार से बताते हैं। कैसे बताते हैं, आपने समाज के अंदर कुछ लोगों को देखा होगा, वो अपने विचार दे देते हैं। कई व्यक्ति होते हैं छोटी सोच रखने वाले होते हैं,
कई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, तो उन्हीं विचारों को लेकर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया। इनको लेकर, उनके विचारों को लेकर। तो आप लिख सकते हैं इनका आधार क्या रहेगा, मानव मस्तिष्क के विचार रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन्होंने मानव मस्तिष्क के विचार, ठीक है, मानव मस्तिष्क के विचारों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया, विचारों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया है, बनाकर वर्गीकरण किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, वो आपसे पूछ सकता है विचारों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, तो आप लिखेंगे थॉर्नडाइक ने किया। कितने प्रकार से किया, जितने प्रकार के समाज के अंदर लोग पाए जाते हैं। पहले अगर बात करें स्थूल विचारक, स्थूल का अर्थ क्या होता है बेटा, बड़ा। ठीक है, स्थूल का क्या अर्थ होता है, बड़ा। अब बड़े का अर्थ ये है कि इनका जो दृष्टिकोण होता है वो समाज में बड़ा व्यापक होता है, फैला हुआ होता है। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, है ना, ये नुक्ताचीनी बहुत कम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ध्यान रखना क्या कहलाएंगे, स्थूल विचारक। तो आप इसमें लिखेंगे इनके विचार स्थूल कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, इनके विचार स्थूल, व्यापक दायरे, इनका दायरा बहुत बड़ा होता है, इनकी सोच बड़ी होती है। जैसे अपन कई बार देखते हैं ना कि कोई लड़की है वो घूंघट नहीं निकालती तो गांव के अंदर बातें बढ़ा लेते हैं, तो वो तो होते हैं सूक्ष्म विचारक जिनकी सोच छोटी होती है। और जो होते हैं बड़ी सोच वाले वो कहते हैं कि बेटी तो है, बेटी बहू जो होती है उसको बेटी बना के लाए हैं, तो उनके जो विचार हैं वो बड़े होते हैं। तो वो लोग होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो आप लिखेंगे विचार स्थूल, व्यापक दायरे, सकारात्मक व यथार्थवादी, यथार्थ होता है रियलिटी, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले होंगे। तो ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे, यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण होते हैं। हो गया कंफर्म। अब इसके अपोजिट वाले याद कर लो, कौन से, सूक्ष्म, जिनके विचार, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है ना। ये ज्यादातर क्या करते हैं, अपने से कोई आगे बढ़ रहा होता है ना उसको नीचे गिरा देते हैं। इनकी सोच छोटे, कोई हमसे आगे ना निकल जाए प्रतिस्पर्धा में भी। तो ये सोचते हैं कि हमारा वर्चस्व रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सृष्टि क्या है, परिवर्तनशील है और हमेशा बदलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। तो आपको यहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसमें लिखेंगे इनके विचार सूक्ष्म, छोटी सोच के लोग जिसे हम कह सकते हैं, इनके विचार सूक्ष्म, एक निश्चित दायरे, यहाँ व्यापक है, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित दायरा है, संकुचित है, एक निश्चित दायरे, वह सामान्यतः, ये देखो सकारात्मक है तो ये क्या होंगे, नकारात्मक होंगे, नकारात्मक। वह, ये यथार्थवादी है, हकीकत में विश्वास करते हैं, ये कल्पना में रहते हैं, कल्पनाशील दृष्टिकोण के होते हैं, ओके। और दूसरा जो होता है वो बहुत बढ़िया होते हैं, वो जैसा देखते हैं वैसा बताते हैं, अपने पास से कुछ नहीं लगाते। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विचारक, जैसा देखेंगे वैसा ही क्या कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। ये क्या करते हैं, यथार्थ यानी रियलिटी जो लोग हैं, हकीकत में क्या स्थिति है, प्रत्यक्ष चीजों को देखेंगे फिर अपने विचार दे देंगे, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जैसा देखा है वैसे का वैसा बता देंगे। तो इन्हें बोलते हैं प्रत्यक्ष विचारक। आप इसमें लिख सकते हैं इनके विचार यथार्थ, क्योंकि जैसा इन्होंने देखा है वैसा ही बताएंगे। इनके विचार यथार्थ व प्रत्यक्ष परिस्थिति के वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं,
तो मैं अगर कहना चाहूँ तो ये सबसे बेस्ट होते हैं कि जैसा देखते हैं वैसा बता देते हैं। अगर 2 नंबर पे रखना चाहूँ तो स्थूल विचारक होगा, 3 नंबर पर अपने पास एक बच गया। तो थोर्नडाइक ने किनके मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का क्या कर दिया था, वर्गीकरण कर दिया है। चलिए इसी में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। ये लगभग पेपरों में यहां से प्रश्न पूछता है। जुंग कह दो या इसे युंग कह दें, एक ही बात है, जुंग या युंग का वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा ये पेपर में पूछा गया है, कई विद्वान इसको 3 बताते हैं। नहीं, जुंग का वर्गीकरण अगर हम हकीकत में देखें तो शुरू में इसके 2 ही प्रकार थे और आज भी 2 चलते हैं, बाद में एक प्रकार और जोड़ दिया था। परंतु आपसे जब पूछे कि इसके कितने हैं तो पीछे का आरपीसी का पेपर उठा के देखिएगा, वहां इन्होंने जुंग के 2 ही वर्गीकरण माने। तो आपको भी कितने मानने हैं, 2, क्योंकि हम पूर्व पेपर के आधार पे क्या लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 2 ही वर्गीकरण इन्होंने किए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जुंग के वर्गीकरण में। अगर आपसे वो पूछे कि किस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया, तो ध्यान रखिएगा इनका जो आधार था वो था मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुण, गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर क्या कर दिया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक शब्द आते तुम घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया जहां मनोवैज्ञानिक शब्द आए वहां आपको एक चीज याद रखनी है, व्यवहार। तो ये कहते हैं कि व्यवहार के आधार पे हमने कितने प्रकार से वर्गीकरण किया है, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है। और ये जो वर्गीकरण है ना, ये सर्वोत्तम, सभी लोग इसी को मानते हैं, ये सर्वमान्य वर्गीकरण है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सर्वमान्य वर्गीकरण, सभी लोग इसको मानते हैं। इनकी पुस्तक आई थी, जिस पुस्तक में इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं वो बता देते हैं। साइकोलॉजिकल टाइप्स, साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। तो इन्होंने बताया था, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने 2 ही बताए हैं। 3 कौन कौन मानते हैं, ये प्रश्न में हम इसी सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, कौन कौन मानते हैं। आइजेनिक भी मानता है, 3 मानता है वो। तो देख लेते हैं कि ये प्रश्न बहुत बार आ जाते हैं। पहला प्रश्न यहां से अपन लिखेंगे, पहला जो वर्गीकरण है वो है इंट्रोवर्ट। क्या है, इंट्रोवर्ट। अर्थात हम कहें तो ऐसा व्यक्तित्व हम जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखी। क्या नाम देते हैं इसको, अंतर्मुखी। यानी ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, चुपचाप से रहते हैं, अपने में खोए रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। यानी हम कह सकते हैं इनमें सामाजिकता का क्या होता है, अभाव होता है, परंतु बुद्धि में बड़े तेज होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, इस श्रेणी के व्यक्ति में आत्म केंद्रितता का गुण होगा एक। तो इस श्रेणी के व्यक्ति में कैसा गुण होगा, आत्म केंद्रितता का। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आपको, आत्म केंद्रितता यानी वो खुद में ही खोया रहता है, आत्म केंद्रितता का गुण होगा एक, पहली बात तो ये, ठीक है। आत्म केंद्रितता के गुण के बाद की बात करें तो कैसा रहता है, ये अकेलापन पसंद करता है, ये ज्यादा अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो आप लिख सकते हैं अकेलापन, ठीक है, अकेलापन पसंद लिख दीजिए आगे। और क्या होता है, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा मानता है, तो रूढ़िवादी हो सकता है। कैसा होगा, रूढ़िवादी। और अकेलापन हो गया, आत्म केंद्रितता हो गई, रूढ़िवादी हो गया, और हो गया शर्मीले स्वभाव का होता है, शर्मीले स्वभाव का होता है, स्वभाव का होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो इन्होंने युग ने जो वर्गीकरण किया वो इन विशेषताओं के साथ किया, परंतु कुछ और विशेषताएं भी तो हो सकती हैं अंतर्मुखी की। तो अपन उन विशेषताओं को एक दृष्टि में लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो ये कैसे होते हैं, विशेषता में अगर आप लिखना चाहो कि इनकी क्या विशेषता होती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, तो ध्यान रखिएगा ऐसे व्यक्ति ज्यादा गुस्सा नहीं करते। तो ये कैसे होते हैं, मितभाषी होते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, है ना, मितभाषी, 1 नंबर लगा के। फिर मैंने बताया था सामाजिकता का क्या होता है, इनमें अभाव होता है। तो ये लिखेंगे सामाजिकता का अभाव होता है। गुरुजी ये लिख लो बेटा ये, क्योंकि पेपर में वो ये पूछ सकता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और किसका अभाव होता है, मनोविनोद का, हंसी मजाक नहीं करता बिल्कुल भी, मनोविनोद का अभाव होता है, हंसी मजाक वाला बिल्कुल भी नहीं है।
इसको पसंद भी नहीं होती हंसी मजाक, ठीक है। और क्या होगा, दोस्तों का अभाव होगा इसके पास, फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता है, दोस्तों का अभाव होगा। हाँ, एक चीज अच्छी होगी इसमें, इसमें लेखन कला क्या होगी, उत्तम होगी, लेखन कला उत्तम होगी। लिखने में ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि अकेला रहता है तो अपनी फीलिंग्स को क्या करता रहा है, उकेरता रहता है। और क्या होगा, डिसीजन पावर बहुत कमजोर होता है इनका, निर्णय क्षमता क्या होती है, कमजोर होती है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है। डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अपने मन से लेते हैं, किसी दूसरे का भला बुला नहीं सोचते। तो ये ध्यान रखना, निर्णय क्षमता क्या होती है इनकी, कमजोर होती है। और क्या होता है, ये मॉडल होते हैं वैसे आदर्शवादी, क्योंकि जब अकेला अकेला पढ़ेगा तो किसी न किसी अचीव को ये प्राप्त कर लेगा और समाज के लिए क्या बनेगा, हाँ, तो आदर्श बन जाएगा। और सबकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आज्ञा पालक व्यवहार होता है। कैसा, आज्ञा पालक व्यवहार होता है। तो ये विशेषताएं जरूर याद रखनी है। और क्या होगा, हमेशा किस में रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो आप लिख सकते हैं चिंता से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा टेंशन में रहता है, चिंता से युक्त होता है। और क्या होता है, अकेला रहता है तो नेतृत्व तो कर ही नहीं पाएगा, तो नेतृत्व का भी क्या होता है, इसमें अभाव होता है। जब लोगों से नहीं मिलेगा तो नेतृत्व करेगा किसका, तो नेतृत्व का क्या होता है, इसके अंदर अभाव होता है। आगे हम बात करें तो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है ज्यादातर, ध्यान रखना। समायोजन में भी क्या होता है, ये कमजोर होता है, समायोजन में कमजोर होता है। आप कभी भी जाना शादी समारोह में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति होता है भगवान में बड़ा विश्वास रखता है, तो आप लिखेंगे आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। आध्यात्मिक कह दें या साहित्यिक दृष्टि, अगर लिखने की बात हो रही है ना, आध्यात्मिक व साहित्यिक कार्यों में रुचि रखता है, ये साहित्यिक कार्यों में रुचि। तो ये क्या है, कार्यों में रुचि, ये है विशेषता किसकी, आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व की, ठीक है। पहला वर्गीकरण जुंग का, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब अपन इसी की बात करें, इसका दूसरा जो वर्गीकरण किया गया था वो है एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रोवर्ट। अर्थात हम कहें तो इसे बहिर्मुखी बोला जा सकता है, इसे क्या कहेंगे, बहिर्मुखी। ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ क्या करता हो, बोलता हो, वो अच्छा व्यवहार करता हो, वो क्या कहलाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और ऐसे व्यक्ति में बहुत कम मिलते हैं जो हर व्यक्ति के साथ क्या संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें लिखेंगे इस श्रेणी के व्यक्ति, इस श्रेणी के व्यक्ति मिलनसार, मिलनसार, खुश मिजाज, खुश मिजाज, वाचाल प्रवृत्ति। कैसे होते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं, बोलते बहुत ज्यादा है, वाचाल प्रवृत्ति, ठीक है। और क्या होगा, आशावादी भी होंगे, आशावादी यानी एक बार हार गए तो ये नहीं है कि काम को छोड़ देंगे, नहीं, ठीक है। वह खाने पीने के क्या होते हैं, खाने पीने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन। आपने आदि, आपने देखा होगा कभी, कई बार हम बस में या रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो हमारी पास वाली सीट पे कोई बैठा होता है, वो थोड़ी सी देर में बातें शुरू कर देता है, आप कहाँ के हो, किस प्रकार हो। तो ध्यान रखना, वो एक्सट्रोवर्ट है, वो वाचाल प्रवृत्ति का है, वो अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहता है, वो आपसे जुड़ना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे, ये व्यक्तित्व सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आदमी आगे वाले के विचारों को भी देखता है, अपने में परिवर्तन करता रहता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी है। तो अब इसकी भी तो क्या है, कुछ विशेषताएं होंगी, ऐसा व्यक्ति क्या क्या करता है, तो ये विशेषताएं आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो आप लिख लीजिएगा इसको, विशेषताओं को। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये जैसी स्थिति होती है वैसा ही दृष्टिकोण बना लेता है। तो आप लिखेंगे वस्तुपरक दृष्टिकोण। इंपॉर्टेंट पूछ लेगा आपसे कि वस्तुपरक दृष्टिकोण किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा आसपास का माहौल है उसका दृष्टिकोण वैसा ही हो जाएगा, यानी अपने को चेंज कर लेता है। तो आप पहला 1 नंबर लिखेंगे वस्तुपरक दृष्टिकोण। फिर अपन लिखेंगे समायोजन, हर जगह क्या क्या कर लेगा, ये समायोजन। तो समायोजन क्या होता है, इसका उत्तम होता है, जो पीछे कमी थी ना वो सारी इसके अंदर पूरी हो जाएगी। और क्या था पीछे, नेतृत्व का गुण में क्या थी, कमी थी, नेतृत्व का गुण उत्तम होता है, इसमें बढ़िया होता है।
है ना, टीम लीडर तुरंत बन जाता है, ये लीडरशिप करने लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, सामाजिक कार्यों में बड़ा भाग लेता है ये। सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक व राजनीतिक प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति का होता है ये, राजनीतिक प्रवृत्ति। ओके, यानी लोगों के साथ ज्यादा मिलता है। और क्या होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पावर है इसमें, तो हम कह सकते हैं लोक केंद्रित होता है ये, जनता पर केंद्रित होता है, जनता के अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेता है। और क्या होता है, हंसी मजाक वाला होता है, मनोविनोदी होता है, फ्रेंड सर्कल इसका बहुत बड़ा होता है, हंसी मजाक करने वाला होता है। ठीक है, इसका जो भाषण होता है वो कैसा होता है, उत्तम भाषण वाला होता है, बढ़िया उत्तम भाषण वाला। मित्रता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो आप लिखेंगे मित्र ज्यादा होंगे इसके, क्योंकि ये सबके साथ बातें करता है, तो सब इसकी पर्सनैलिटी से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, ये एक्सट्रोवर्ट, यथार्थवादी होता है, ये भी लिख सकते हैं आप। वो कल्पना में रहता है, ये यथार्थ में रहता है, तो ये यथार्थवादी भी हो जाएगा। और डिसीजन पावर खुद लेगा, तो निर्णय क्षमता में उत्तम, निर्णय क्षमता में उत्तम। तो ये देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या था हमारा एक्सट्रोवर्ट। तो आपने जुंग ने जो बताए वो तो दो ही बताए थे, परंतु कुछ बाद में कुछ विद्वान और आते हैं और वो एक तीसरा प्रकार भी जोड़ देते हैं। अच्छा, एक एक चीजें और करवा देता हूं उसमें आपको। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आपको पूछ सकता है निष्पादन, निष्पादन की संभावना, ये अपन किसकी पढ़ रहे हैं, ये अंतर्मुखी की। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, देखो जो खुद में खोए रहते हैं वो एक तो होते हैं दार्शनिक, दार्शनिक बन जाएंगे ये। और क्या बनेंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे। लिखने की क्षमता अगर बढ़िया है तो लेखक बन जाएंगे, है ना। ये खुद में खोए रहते हैं, ज्यादा किसी से बातें नहीं करते, तो लेखक। फिर हम बात करें विचारक, कोई भी थॉट वाला, है ना, विचारक आदि। तो ये निष्पादन की संभावना है कि ऐसे व्यक्ति लगभग ऐसे इस तरह का जो गुण रखते हैं वो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और इन व्यक्तियों में ऐसे ही गुण पाए जाते हैं। फिर अपन ने आगे ये था, तो इसमें भी अपन निष्पादन की क्या लिख लेंगे, संभावना की। ऐसे व्यक्ति क्या क्या हो सकते हैं, निष्पादन संभावना आप लिखेंगे, निष्पादन संभावना, ऐसे व्यक्ति क्या क्या हो सकते हैं। तो बीच में कई चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देखो सबके साथ बातें करता है, तो नेता भी सबके साथ बातें करता है। व्यापारी जो होता है, बढ़िया जो होता है, वो भी सबके साथ व्यवहार करता है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है ना, काम ही नहीं चलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि समाज के अंदर कार्यकर्ता होते हैं, समाज की जग कल्याण के लिए कार्य करते हैं, कार्यकर्ता, ये भी हो जाएगा। शिक्षक भी आ जाएगा इसी में, क्योंकि शिक्षक भी एक्सट्रोवर्ट ही होता है आदि। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब क्या हुआ, ये प्रश्न एक बार ये पूछा गया कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, और ऑप्शन में युंग नहीं दिया, जुंग नहीं दिया। ये प्रश्न आ गया, रीट के अंदर आया था ये प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा किसने किया है, तो आइजेनिक नाम का विद्वान है, उसने भी किया है। तो आप आइजेनिक का वर्गीकरण तो हम आगे पढ़ लेंगे, परंतु यहां लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे ना तो आप लिखेंगे ऐसे, अंतर्मुखी वह बहिर्मुखी, अंतर्मुखी वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसने दिया है। वैसे तो जुंग का ही नाम आएगा, ठीक है, के अलावा, सॉरी, व्यक्तित्व जुंग के अलावा लिखना है, जुंग के अलावा आइजेनिक, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, आइजेनक, ठीक है। एक तो आइजेनक है और दूसरा है गिलफोल्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोनों ही, गिलफोल्ड। तो लिखेंगे अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व जुंग के अलावा आइजेनिक व गिलफोल्ड ने भी बताए हैं, रखिए बताए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक तीसरा जो प्रकार बताया जाता है वो होता है उभयमुखी। कौन होता है, उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी दोनों का मिला जुला रूप क्या कहलाएगा, उभयमुखी, ठीक है। तो ये कौन मानते हैं, क्या जुंग का है,
नहीं है, क्योंकि जुंग ने बाद में इसके अंदर अन्य विद्वानों ने क्या किया था, संशोधन किया था। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिला जुला रूप क्या होता है, उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, आप लिखना चाहो तो एवलिस वर्ल्ट होता है ये, आप इसके अंदर लिख लीजिएगा। ये किसने दिया था, ये दिया था नेमान ने। विद्वान का नाम क्या है, नेमान व और एक थे थोरक जोकी। तो ये विद्वान जो थे इन्होंने उभयमुखी बताया है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि इन विद्वानों ने क्या बताया है, ये विद्वान है, इन्होंने एक तीसरा प्रकार भी बताया है जिसका नाम क्या है, उभयमुखी व्यक्तित्व है। ठीक है, और युंग जो है ना, ये चार मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व वर्गीकरण में चार मनोवैज्ञानिक जो बिंदु थे, ठीक है, चार मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण कर दिया था। मनोवैज्ञानिक क्रियाओं, एक्टिविटीज जो थी, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का उपयोग किया, क्या किया है, उपयोग। तो ये पूछ सकता है आपको जुंग ने कौन कौन सी क्रियाओं का। सबसे पहले जो होते हैं इमोशंस होते हैं, संवेदना। ठीक है, 1 नंबर संवेदना। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर जो होता है वो होता है चिंतन, टेंशन। 3 नंबर की बात करें सूझ, जिसे आप अंतर्दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अंतर्दृष्टि, इनसाइट जिसे बोला जाता है। ठीक है, अंतर्दृष्टि। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 होती है भावना। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है कि इन्होंने 4 जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं बताई वो कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, संवेदना, सूझ, चिंतन और भावना। तो ये था अपना किसका, युंग का वर्गीकरण। तो क्लास लगभग 40-45 मिनट की होगी, तो एक क्लास और लगेगी, फिर इसके अंदर वर्गीकरण हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अपन आज हमने क्या पढ़ा वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा वो देखने जा रहे हैं। 1 मिनट में इनको रिपीट कर देते हैं क्या है। एक साइड में हो जाता हूँ, साथ साथ में मिलाते जाएंगे। सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था, जिसका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। अब जो वर्गीकरण किया 2 नंबर पर क्रेसमर ने किया, किस आधार पे, 1925 में इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पे 4 प्रकार से वर्गीकरण बताया। पहले वर्गीकरण को नाम दिया था पिकनिक श्रेणी। पिकनिक श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, स्थूल काय के होते हैं, मोटे होते हैं, ये मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, है ना, प्रसन्नचित्त होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। फिर इन्होंने जो बताया वो एथलेटिक्स श्रेणी बताया। एथलेटिक्स श्रेणी का अर्थ है सुडोल काय। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा शरीर से अष्टपुष्ट होंगे, बलवान होंगे, परिस्थितियों से सामंजस्य करने की क्षमता रखेंगे। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता अधिक होती है और बुद्धि कम पाई जाती है, ऐसा हमने पढ़ा। फिर हमने 3 नंबर पे पढ़ा था एस्थेनिक श्रेणी। बिल्कुल ही क्या होते हैं, लंबे होते हैं शरीर में। जब लंबा होगा शरीर से तो इनका शारीरिक गठन कैसा होगा, लंबे होंगे, कद के लंबे होंगे, दुबले पतले होंगे, है ना। स्वभाव में क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा, कल्पनाशील ज्यादा होंगे। इन में क्या होती है, बुद्धि अधिक होती है, सामाजिकता कम होती है, क्योंकि ज्यादा लोगों से नहीं मिलते। फिर चौथा हमने पढ़ा था डाइप्लास्टिक यानी मिश्रित वर्गीकरण। किसका, ये क्रेसमर का। इन्होंने कहा कि ऊपर जो तीनों वर्गीकरण है उन तीनों का मिला जुला रूप है और यही सबसे बेस्ट बताया था। फिर हमने पढ़ा था किसका, ये लो सेल्डन का वर्गीकरण। सेल्डन का वर्गीकरण हमने पढ़ा। इन्होंने क्रेसमर के वर्गीकरण को आधार ले लिया था 1940 में, वो 1926 में दे रहे हैं, ये 1940 में देते हैं। 1940 में इनकी पुस्तक आई थी एटल्स ऑफ द मैन। उसके आधार पे इन्होंने बताया कि शारीरिक गठन और स्वभाव, मानव स्वभाव जो होता है यानी गुण होता है, उसके आधार पे वर्गीकरण किया। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया इन्होंने, जो नाम दिया था वो था एंडोमॉर्फी, यानी क्रेसमर के पिकनिक श्रेणी के समान है। जो विशेषता उसकी थी, जैसे हंसमुख होता है, खाने पीने का शौकीन होता है, नाट्य कद का होता है ना, मोटा होता है, तो वही विशेषता। परंतु इन्होंने इस स्वभाव को क्या नाम दिया था, इस स्वभाव को इन्होंने विस्ट्रोटोनिया कहा था और इसका कोड क्या बताया था, 711 कोड बताया था। उसके बाद में मेसोमॉर्फी, मेसो यानी हमने कहा एक खिलाड़ी, मेसो नाम का एक खिलाड़ी फुटबॉल का, तो ये कैसे होते हैं, ये एथलेटिक्स श्रेणी के समान होते हैं क्रेसमर की, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, अष्टपुष्ट होते हैं। तो इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा था, इस स्वभाव को इन्होंने क्या कहा था, सोमेटोटोनिया कहा था और इसका कोड क्या दिया था, 1711 दिया था। उसके बाद की बात करें 3 नंबर पे हमने पढ़ा था एक्टोमॉर्फी यानी लंबकाय, ऐसे शरीर वाले जो लंबे होते हैं। और वहां पर हमने पढ़ा था एस्थेनिक,
बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दुबले पतले होंगे, शरीर से क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे, कद में क्या होंगे, लंबे होंगे, स्वभाव कैसा होगा, चिड़चिड़ा होगा। तो ऐसे व्यक्ति ये रहा, और इन्हें आयताकार बोला गया था। इसका कोड की बात करें तो 117 इसका कोड था, और इस स्वभाव को इन्होंने कहा था सेरिब्रोटोनियो। क्या कहा था, सेरिब्रोटोनियो। उसके बाद की बात करें, एंडोमॉर्फी, लंबाकार, ठीक, क्या नाम दिया था, लंबाकार। तो यानी ये तो मैंने करवा ही दिया, ये सबसे संतुलित था, ठीक है। तो ये हमने कुछ वर्गीकरणों को पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।